मैं इसके लिए जो सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, वो विन विन सोल्यूशन दे रहा हूँ कि उसमें यह है कि एफसीआई जो है उसका जो रोल है वो बदलना चाहिए। एफसीआई, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि एफसीआई शुड बी कन्वर्टेड टू स्टोरिंग एंड मार्केटिंग एजेंट। कहने का मतलब यह है कि किसानों, कहने का मतलब यह है कि जब एफसीआई को डायरेक्टली खरीदने की कोई दरकार नहीं है, उसको यह सुविधा देनी है किसानों को ये कि जब माल मंडी में आएगा तो वह उसका ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन करके 95% बेस प्राइस ऑफ एमएसपी, उसको बेस प्राइस करके ऑक्शन करेंगे, 95% से नीचे में नहीं। अगर जितना बिक जाता है बिक जाता है, नहीं बिकता है तो वह स्टोर कर लेंगे अपने गोदामों में, एफसीआई अपने गोदामों में, और एक गुड्स रिसीट उसकी किसान को दे दी जाएगी और उसमें स्टोरेज और इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे और ये रिसीट वैलिड रहेगी केवल 6 महीने तक। और वह चार्जेस जो है माने इसके इंटरेस्ट के बाबत में, जो कि 90% लोन दे रही है उसके अगेंस्ट में, 90% लोन, 100% लोन नहीं कर रहा हूँ मैं, 90% जो उसकी वैल्यू है एमएसपी की रेट से 90% उसका लोन दे देवे। इंटरेस्ट और स्टोरेज चार्जेज 10% पर एनम से ज़्यादा न हो, 9 से 10%, थोड़ा बहुत कम बेसी जो भी सरकार डिसाइड करे उसके ऊपर में। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्रॉप सीजन के बाद में उसके दाम बढ़ेंगे, तो कुछ तो क्या है कि किसान डायरेक्ट सेल करे और कुछ एफसीआई उसको मदद करे, ई नाम प्लेटफॉर्म से या डायरेक्ट नेगोशिएशन से मदद करे। जहां एफसीआई मदद करेगा वह अपना सर्विस चार्ज अलग लेगा, मे बी 0.1%, 0.2%, जो भी है तो सरकार निश्चित रूप से करे, वह उसकी इनकम होगी। और जब वो स्टोरेज एंड ये चार्जेस लेता है, जब लोन देता है तो उसको जो रेपो रेट में लोन मिलना चाहिए बैंकों के द्वारा, सो दैट उसमें भी कुछ थोड़ी इनकम एफसीआई की आवे। माने एफसीआई के ऊपर बर्डन डालने से नहीं होगा, उसकी थोड़ी इनकम आनी चाहिए उसके ऊपर में। और अब है कि इस बीच में सरकार को यदि पीडीएस के लिए जो दरकार है अलग से खरीदने की दरकार नहीं है, वह इसी से किसान से बात करके उनकी सहमति से माल खरीद सकता है। और नहीं तो ई नाम द्वारा, ई नाम प्लेटफॉर्म से या डायरेक्ट निगोशिएशन से या एफसीआई की सहायता से वो अपना माल जो बेचता है, जिस भाव में बेचता है, उसके लिए एक लीगल गारंटी रहनी चाहिए कि भाई 95% एमएसपी से नीचे में नहीं बेच सकते, इंस्टेड ऑफ 100%। उससे ऊपर में जो भी अगर माल खरीदना है उनको खरीदना पड़ेगा। तो यह क्या होगा कि धीरे धीरे नेक्स्ट क्रॉप आने के पहले उसके रेट बढ़ती जाएंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। मैं अपने खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, 50 साल का अनुभव है। और मेरे फोर फादर इसमें एग्रीकल्चर में ट्रेड भी करते थे 50s और 60s में, तो मुझे इसका अनुभव भी है। तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि उस समय दाम जब बढ़ेंगे उसके ऊपर में, एफसीआई के ऊपर में कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, अल्टीमेटली सारा माल बिक जाएगा। हाँ, जिस समय सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, एक साल आता है जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस सरप्लस प्रोडक्शन में एफसीआई को एक्सपोर्ट करने, स्टेट एजेंसीज के द्वारा एक्सपोर्ट करे। इसमें सरकार को मदद करनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट करते समय कुछ दी देन सिचुएशन के हिसाब से कुछ फिजिकल इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे देवे, क्योंकि एफसीआई के ऊपर में उसको स्टोर की जगह तो खाली करनी है उसको। और इस टोटल प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि बगैर कोई बड़े सरकारी बोझ के इनकी लीगल गारंटी अगर दी जाती है तो किसानों की आय डेफिनेटली बढ़ जाएगी। हाँ, ड्यू कोर्स में जाके जितने भी एफसीआई गोडाउन हैं उनके पास में गवर्नमेंट प्रमोट करे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसर्स हैं, जैसे राइस मिल है, आटा मिल है, लाइक वाइज जितने भी फूड प्रोसेसर्स हैं, उनको भी ज़मीन देवे, उनके अगल बगल में करे।
तो इस तरीके से वो एक एग्रीकल्चरल हब टाइप का बन जाएगा जिसमें कि रूरल प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि यह काम जो है, यह जो मैंने इसके बारे में किताब में और अपने पिछले आर्टिकल्स वगैरह में लिखा है, यह करने से किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे अन्नदाता हैं, और मिलजुल कर सरकार के साथ में बैठकर इस बात को रिजॉल्व करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भाई सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझकर इसको रिजॉल्व करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।